देखिए, इसके पहले कि हम लोग लेक्चर की शुरुआत करें, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, 2 मिनट आप लोगों का लगना है, थोड़ा सा जान लीजिए। देखिए, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन हमारा चल रहा है, जहां पर हम 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज को आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ फॉर्म में विद आंसर की। इसके अलावा यहाँ पर हम आपको मंथली करंट अफेयर्स क्विज प्रदान करेंगे, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 तक का होगा। और साथ ही साथ मंथली एडिटोरियल्स का संग्रह भी आपको प्रदान किया जाएगा, जो कि जनवरी 2021 से लेकर के सितंबर 2021 के मध्य तक का होगा। और साथ ही साथ सभी विषयों के लगभग 100 पेज के आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, जो कि करंट से रिलेटेड होगा। और लगभग 10 से 11 पेज के नोट्स आपको डेली, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में करके आपको वह नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। ठीक है, इन सब के लिए जो फीस है वह मात्र 300 रुपये है। और इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9044883929 पर हाय या हेलो लिख करके मैसेज करना होगा। तो फिलहाल चलिए चलते हैं सीधा लेक्चर की तरफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का डिस्कशन चल रहा है, जहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे अपने टेस्ट नंबर 10 की, जिसमें बात होगी जीएस वर्ड के टेस्ट नंबर 3 की। और यहाँ पर बात की गई है वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में। हमारा टेस्ट नंबर 10 कैसे हो गया ये जीएस वर्ड का टेस्ट नंबर 3? तो इसके पहले हमने जो है दृष्टि, पीसीएस, मंत्रा, ध्येय, आईएएस, इन तीनों के टेस्ट सीरीज को कंप्लीट किया हुआ है। तो चूँकि हमारा एक सीक्वेंस बना रहे, इसलिए हमने अपनी अलग से नंबरिंग कर रखी है। ठीक है, तो फिलहाल आइए पहले तो पेन का कलर बदल लेते हैं। ठीक है, तो आज हमारी जो बात होगी वह होगी जीएस वर्ड के टेस्ट नंबर 3 के वर्ल्ड ज्योग्राफी वाले भाग की। तो चलिए सीधा चलते हैं टेस्ट सीरीज की तरफ। इसके पहले देखिए, आप लोगों को एक पीडीएफ प्रोवाइड की गई थी इन्वायरमेंट की, जिसको पढ़ने के लिए आप लोगों को 2 दिन का समय दिया गया था, और वह समय अब समाप्त हो चुका है। उस पीडीएफ में आपको अंतिम के 4 चैप्टर ही पढ़ने थे, जो कि बहुत छोटे थे। मैं उम्मीद करता हूँ और यह मानकर चलूँगा कि आपने वह सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। तो फिलहाल आज से आपका इन्वायरमेंट का डिस्कशन भी शुरू होने जा रहा है। और दूसरी बात, चूँकि यह वर्ल्ड ज्योग्राफी का पेपर है, या फिर यूँ कह लीजिए तो टेस्ट सीरीज है, काफ़ी ज़्यादा इसमें कॉन्सेप्ट की बातें होंगी, तो कहीं से भी लेक्चर छोड़िएगा मत। और एक अन्य बात कि लगातार जो हम लोग 50-50 क्वेश्चन कर रहे थे, उसको थोड़ा छोटा करेंगे, क्योंकि जो है ऐसे डिस्कशन बहुत लंबा हो जाएगा। इसको हम करेंगे 25-25 क्वेश्चन के 2 पार्ट में, पर डे के हिसाब से। वर्ल्ड ज्योग्राफी है, थोड़ा लेंदी है, इस वजह से थोड़ा सा शॉर्ट में करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए अब चलते हैं डिस्कशन की तरफ और बात करते हैं हमारे पहले प्रश्न की, जहाँ पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिए। पहला, पृथ्वी का घूर्णन। दूसरा, पृथ्वी का परिभ्रमण। तीसरा, पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव। और चौथा, सूर्य का घूर्णन। कूट है ए, पहला और तीसरा। बी, दूसरा और तीसरा। सी, पहला, दूसरा और चौथा। या फिर डी, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा और तीसरा। पृथ्वी का सूर्य का चक्कर लगाना और अपनी धुरी पर झुकाव, यह दोनों भी मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक है पृथ्वी की सतह पर। ठीक है, किस प्रकार से? तो मान लीजिए यह सूर्य है, पृथ्वी 365 दिन में जो है सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है। तो जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है, वहाँ पर सूर्य का प्रकाश, या यूँ कह लीजिए ज्योग्राफी की लैंग्वेज में, तो सूर्यातप की मात्रा जो है वह ज़्यादा होती है। बल्कि और जबकि जो हिस्सा सूर्य के सामने नहीं होता है, वहाँ पर जो है सूर्य का प्रकाश कम पहुँचता है। इस कारण जो है, जो हिस्सा सूर्य के सामने होगा वहाँ पर गर्मियों का सीजन होगा, जो सूर्य के सामने नहीं होगा वहाँ पर विंटर का, यानी कि ठंडियों का मौसम होता है। अब बात कर लेते हैं इसी से रिलेटेड दूसरे विकल्प के बारे में, या फिर जो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है कि पृथ्वी का अपनी धुरी पर झुकाव। यह भी ठीक वैसे ही है कि मान लीजिए कि यह सूर्य है और यह पृथ्वी है, अपना चक्कर लगा रही है। ठीक है, हमने पढ़ा है कि पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो है वह झुकी हुई है। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, तो जिधर का हिस्सा सूर्य की तरफ झुका हुआ होगा, उधर सूर्यातप की मात्रा ज़्यादा मिल रही होगी, बजाय कि जो हिस्सा सूर्य की तरफ नहीं झुका होगा उसके। तो जो हिस्सा सूर्य की तरफ नहीं झुका हुआ है, वहाँ पर ठंडियों का मौसम होगा, या यूँ कह लीजिए तो वहाँ पर विंटर सीजन होगा, या यूँ कह लीजिए तो वहाँ पर सूर्यातप की मात्रा जो है वह न्यूनतम पहुँचेगी। और जो हिस्सा जो है सूर्य की तरफ झुका हुआ होगा, वहाँ पर सूर्यातप की मात्रा ज़्यादा पहुँचेगी, वहाँ पर गर्मियों या फिर समर का सीजन होगा। ठीक है,
चलिए, और पृथ्वी के घूर्णन के परिणाम स्वरूप दिन और रात की अवधि होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ सूचियाँ हैं, एक तरफ विभिन्न ग्रह हैं और दूसरी तरफ उनके उपनाम हैं, इनको आपको सुमेलित करना है। ए हरा ग्रह शुक्र, बी छल्लीदार ग्रह मंगल, सी लाल ग्रह अरुण या फिर यूरेनस, डी प्रातः और संध्या का तारा शनि। कूट है ए 1 2 3 4, बी 4 3 2 1, सी 3 4 2 1 या फिर डी 3 4 1 2। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी 3 4 2 1। हरा ग्रह बोला जाता है यूरेनस या फिर अरुण को। छल्लेदार ग्रह बोला जाता है, बताइए किसको, शनि ग्रह को। और लाल ग्रह बोला जाता है मंगल को, शुक्र को मैं समझ लगाने जा रहा था। और प्रातः और संध्या का तारा बोला जाता है शुक्र ग्रह को। ठीक है, फिर से एक बार आपको बता देता हूँ। देखिए, हरा ग्रह बोला जाता है अरुण या यूरेनस को, छल्लेदार ग्रह बोला जाता है शनि को, लाल ग्रह बोला जाता है मंगल को, और प्रातः और संध्या का तारा बोला जाता है शुक्र ग्रह को। ठीक है, चलिए पुरानी पेन पर वापस चलते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ विभिन्न ग्रह दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनका सूर्य को परिक्रमा या सूर्य का परिभ्रमण करने का समय दिया हुआ है। ए पृथ्वी 365 1/4 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करती है, बी मंगल 525 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है, सी बुध 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है, या फिर डी अरुण 84 दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी मंगल ग्रह 585 या 25 कुछ भी हो, 525 दिनों में सूर्य की परिक्रमा नहीं पूरी करता है। मंगल ग्रह को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में जो समय लगता है वह है 687 दिनों का। लेकिन पृथ्वी और मंगल ग्रह में एक समानता है कि यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा का पूरा घूम जाता है। मतलब दिन और रात की अवधियों का समय जो है पृथ्वी और मंगल का समान होता है। ठीक है, 24 घंटे का। फिलहाल अगला प्रश्न देखते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि मौसम से मौसम परिवर्तन पर दिन के समय और रात के समय की अवधि से भिन्नताएं किस कारण होती हैं। ए पृथ्वी का दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूर्णन, बी पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूर्णन, सी नत अक्ष पर पृथ्वी का घूर्णन, या फिर डी स्थान की अक्षांशीय स्थिति। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी पृथ्वी का नत अक्ष पर पृथ्वी का घूर्णन। ठीक है, अपना जो एक्सिस बताया गया ना, आपको बताया गया ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती रहती है और यह एक तरफ झुकी हुई है लगभग 23.5 डिग्री। तो इसी का घूर्णन जो है वह पहले ही विकल्प में आपको बताया गया था कि मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। ठीक है, अब यहाँ पर दिन और रात के समय की भी बात कर दी गई, तो घूर्णन को ले लिया गया कि नत अक्ष पर पृथ्वी का घूर्णन जो है वह मौसम से मौसम परिवर्तन होने दूसरे मौसम में परिवर्तित होने के समय दिन और रात की अवधि में जो है वह भिन्नताएं होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी जो है वह अपने एक्सिस पर एक तरफ थोड़ी सी झुकी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, यह प्रश्न जो है वह गलत है पूरी तरीके से। जिन लोगों को टेस्ट सीरीज की PDF प्रोवाइड की गई वो यहाँ पर सही कर लेंगे। प्रश्न को इस प्रकार से सही करिएगा कि मकर रेखा की जगह वहाँ पर भूमध्य रेखा का नाम दे दीजिएगा, और जब भूमध्य रेखा का नाम दे देंगे तो इसका जो सही आंसर है हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपके आंसर की में सही दिया हुआ है। अन्यथा अगर मकर रेखा लेकर के चलेंगे तो यह प्रश्न जो है वह पूरी तरीके से गलत होगा। ठीक है, तो देख लीजिए कि जब सूर्य जो है वह भूमध्य रेखा के ऊपर चमकता है तो समस्त विश्व में दिन और रात की अवधि जो है वह बराबर होती है। ठीक है, और दूसरी बात, कब कब होती है दिन और रात की अवधि बराबर, तो यह होती है 23 सितंबर, और साथ ही साथ एक अन्य दिन होता है और वह होता है, बताइए कब, 21 मार्च का। 23 सितंबर और 21 मार्च को समस्त विश्व में दिन और रात की अवधि बराबर होती है, क्योंकि इस दिन जो है सूर्य जो है वह
भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है और इसको बोला जाता है ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में विषुव। ठीक है। दूसरी बात, अब मकर रेखा पर जब सूर्य चमकेगा तब क्या होगा। देखिए मकर रेखा है कहाँ पर, मकर रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, ऐसे समझिए, ऐसे पूरा चित्र बना के आपको बताता हूँ। देखिए मान लीजिए कि यह है हमारी पृथ्वी। ठीक है, यह हो गई भूमध्य रेखा। नेक्स्ट यह हो गई मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में है ना। नेक्स्ट, और ये हो गया आपका कर्क रेखा, उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, अब एक नया पेन ले लेते हैं। ये मान लीजिए सूर्य की स्थितियां हैं, ये है S1, ये है S2 और ये हो गया आपका S3। यह तीनों सूर्य की स्थितियां हैं। विभिन्न स्थितियों में सूर्य जो है वह विभिन्न रेखाओं पर लंबवत पड़ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए, पेन एक और ले लेता हूं मैं ताकि आपको समझाने में कन्फ्यूजन ना हो। काली, लाल, नीली, हरा, सब तो इस्तेमाल कर लिया मैंने। ये ले लेते हैं, पता नहीं कौन सा कलर आएगा। देखिए मान लीजिए कि सूर्य का प्रकाश यानी सूर्य जो है वह अपने S1 पोजीशन यानी कि भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ रहा है। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में दिन और रात का समय जो है वह बराबर होगा। यानी कि इस स्थिति में दिन और रात का समय जो है वह बराबर होने वाला है। ठीक है, अब एक दूसरी कंडीशन लेते हैं। मान लीजिए यह अवस्था है कि सूर्य जो है वह मकर रेखा पर लंबवत पड़ रहा है। अब जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध या मकर रेखा पर लंबवत पड़ रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर सूर्य के ताप की मात्रा ज़्यादा पड़ रही होगी, या फिर यहाँ पर सूर्य जो है वह ज़्यादा समय तक निकला रहेगा। ठीक है, ऐसा किस दिन होता है बताइए। ऐसा होता है 22 दिसंबर को, जब बड़ा दिन मनाया जाता है। ठीक है, तो देखिए 23 दिसंबर लिख रहा हूँ, 22 दिसंबर को। ठीक, तो देखिए मान लीजिए कि सूर्य जो है वह दक्षिणी गोलार्ध या मकर रेखा पर लंबवत पड़ रहा है। तो होगा क्या कि दक्षिणी गोलार्ध में उस दिन जो है दिन बड़ा हो जाएगा और रात जो है वह छोटी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही साथ दक्षिणी गोलार्ध की कंडीशन तो हमने देख ली कि दक्षिणी गोलार्ध यानी मकर रेखा पर जब सूर्य जो है लंबवत पड़ेगा या सूर्यास्त की मात्रा जो है वह लंबवत पड़ेगी, तब दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा हो जाएगा और रात जो है वह छोटी हो जाएगी। लेकिन ठीक इसी समय जो है बात करें अगर हम लोग उत्तरी गोलार्ध की, तो उत्तरी गोलार्ध में क्या स्थिति होगी, उत्तरी गोलार्ध में रात जो है वह बड़ी हो जाएगी और दिन जो है वह छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन की बात करते हैं S3 की। S3 में क्या स्थिति है आइए जान लेते हैं। पेन कौन सी लें, हाँ ये ले लेते हैं। देखिए S3 में क्या स्थिति है, यह है कर्क रेखा पर सूर्य की स्थिति, जहाँ पर सूर्य जो है वह कर्क रेखा या उत्तरी गोलार्ध पर लंबवत पड़ रहा है। ठीक है, प्रायः यह स्थिति होती है 21 जून को। अब जब सूर्य जो है वह कर्क रेखा पर लंबवत पड़ेगा तो इस दिन जो है वहाँ पर सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। और ठीक इसी समय S2 पर यानी कि यहाँ पर रात जो है वह सबसे बड़ी हो जाएगी और दिन जो है वह सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब कोई पूछे कि दिन और रात कैसे छोटा बड़ा होता है तो आप उसको एग्जैक्ट कारण बताइएगा, ना कि डेट भर। ठीक, चलिए फिलहाल बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि वर्षा वाले दिन दोपहर के बाद इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जाता है। A पूर्व में, B पश्चिम में, C उत्तर में या फिर D दक्षिण में। चलिए इसका जो सही आंसर है उसे इस प्रकार से समझिए। प्रश्न को देखिए, दोपहर के बाद की बात की गई है। ठीक है, ठीक है, लेकिन एक छोटी सी चीज़ आपको यहाँ पर याद करनी होगी कि जो इंद्रधनुष है वह सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में ही निकलता है। यह एक छोटी सी चीज़ है जिसको आप ध्यान में रखिएगा। इंद्रधनुष जब भी निकलेगा तो सूर्य जिस तरफ है उसके विपरीत दिशा में। ठीक, तो अब देखिए दोपहर के बाद की बात हो रही, तो दोपहर के बाद सूर्य की स्थिति क्या होगी, सूर्य पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूब जाता है। अब तब दोपहर के बाद सूर्य की स्थिति जो है वह पश्चिम की तरफ होगी। तो इंद्रधनुष किस तरफ देखा जाएगा, इंद्रधनुष पूर्व की तरफ देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि चंद्र ग्रहण होता है जब A सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आ जाते हैं, B पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, C
चंद्रमा के दोनों ओर सूर्य और पृथ्वी होते हैं, या फिर डी, सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में आ जाता है। चल, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। मान लीजिए कि यह हो गया हमारा सन, यह हो गई हमारी पृथ्वी और यह हो गया मून। यह स्थिति है चंद्र ग्रहण की। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाता है तब स्थिति बनती है चंद्र ग्रहण की। होता क्या है, तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर सीधे नहीं पहुंच पाता है, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पहुंचता है पृथ्वी की छाया के साथ। तो अब पृथ्वी की जो छाया पड़ती है वहाँ उस कारण जो है चंद्रमा का वह हिस्सा नहीं दिखता है और उसे ही चंद्र ग्रहण की अवस्था माना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से ज़रा आप बता दीजिए कि सूर्य ग्रहण कौन सी अवस्था में लगता है। ठीक है, आपके लिए यह प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। नेक्स्ट, सूचियाँ दी हुई हैं, इनको आपको सुमेलित करना है दिए गए कूट की सहायता से। एक तरफ ग्रहों की स्थिति के बारे में दिया गया है और दूसरी तरफ उनके परिणामतः ज्वार भाटा की क्या स्थिति होगी इसके बारे में दिया गया है। इनको आपको सुमेलित करना है। ऑप्शन ए है, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण की स्थिति में दीर्घ ज्वार। बी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध रेखा की स्थिति में लघु ज्वार। सी, चंद्रमा पृथ्वी से समीपस्थ स्थिति में अपभू। डी, चंद्रमा पृथ्वी से दूरस्थ स्थिति में उपभू। कूट है ए 2 1 4 3, बी 1 2 3 4, सी 3 4 1 2 या फिर डी 4 3 2 1। इसको 4 कर लीजिए। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है ना वह है ऑप्शन नंबर ए 2 1 4 3। ठीक है, इसको कुछ भी करिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, 2 1 4 3। यहाँ देखिए विभिन्न प्रकार की मैं पेन ले लेता हूँ 10-12 कलर की, थोड़ा सा और नीचे कर लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब मेरे ख्याल से सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। हो गई ना। अब देखिए, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण की स्थिति में जब होते हैं तो उस समय बनता है लघु ज्वार। क्यों बनता है, तो देखिए मान लीजिए कि यह हो गई हमारी अर्थ, ये हो गया हमारा सन और ये हो गया समकोण की स्थिति। तो चंद्रमा कहाँ पर, या तो यहाँ पर बनेगा मून और या तो यहाँ पर होगा मून। अब चंद्रमा और सूर्य जो है वह एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण के विपरीत प्रभाव डाल रहे हैं। ठीक है, मतलब एक दूसरे का गुरुत्वाकर्षण ऐसे समझ लीजिए कि कट कर रहे हैं। तो इससे क्या स्थिति होगी, जो ज्वार की स्थिति होगी वह निम्न स्थिति का ज्वार उत्पन्न होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर ले, थोड़ा सा इन सबको हटा देते हैं। ठीक है, तो सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर जब समकोण की स्थिति में होते हैं तब लघु ज्वार बनता है। अब नेक्स्ट के बारे में अगर बात करें तो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध रेखा की स्थिति में, अब देख लीजिए बहुत खतरनाक स्थिति है, इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा दीर्घ ज्वार। क्रम मिलाइए, सबसे पहले सूर्य आया, उसके बाद आया मून और फिर आया अपना हरा भरा पृथ्वी। अब इसका गुरुत्वाकर्षण प्लस इसका गुरुत्वाकर्षण बल, बेचारी पृथ्वी क्या ही करे, दीर्घ ज्वार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अब अगला स्थिति को देखिए और समझने का प्रयास कीजिए आराम से। पहला तो हो गया हमारा सूर्य और चंद्रमा जब पृथ्वी के केंद्र पर समकोण की स्थिति में होते हैं तब लघु ज्वार। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जब एक सीधी रेखा की स्थिति में होते हैं तब होता है दीर्घ ज्वार। अब अगला देखिए, चंद्रमा पृथ्वी से समीपस्थ स्थिति में, तो इसको बोला जाता है उपभू। और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूरस्थ बिंदु पर होता है तो उसको बोला जाता है अपभू। ठीक है, बहुत आसान है। उप और अप का अंतर आप ऐसे याद कर लीजिए कि मान लीजिए कि सब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप बन गए हैं। ठीक है, तो आप क्या होंगे, उप जिला अधिकारी, उप जिला कलेक्टर। तो उप हो गया, ठीक है, डीएम के नज़दीक हैं। अब दूरस्थ बिंदु आप कुछ भी ले लीजिए। ठीक है,
SSC की वैकेंसी आई है, लेखपाल उकपाल का पता शायद आ जाए या भर्ती करवा ले, तो जब लेखपाल बन जाएंगे तो वो बाद की स्थिति हो जाएगी। ठीक है, अब अपर जिला सचिव से मत तुलना करने लगिएगा। ठीक है, तो उपभू और अपभू की स्थिति इस प्रकार से है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के समीपस्थ स्थिति में होता है तो उसको उपभू बोला जाता है, और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूरस्थ स्थिति में होता है तो उसे अपभू बोला जाता है। दूरस्थ स्थिति में लघु ज्वार उत्पन्न होगा और समीपस्थ स्थिति में क्या होगा, दीर्घ ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, और उपभू और अपभू को इंग्लिश में क्या कहते हैं ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो उपभू को बोला जाता है पेरिजी टाइड और अपभू को बोला जाता है अपोजी टाइड, या अपोजी जान लीजिए, टाइड तो आप लोग जानते ही हैं, ज्वार को बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट सौर कलंक के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, बहुत पढ़ा है आप लोगों ने। ए, सूर्य की सतह के काले धब्बे होते हैं। बी, सूर्य के समीप वाले धब्बे होते हैं। सी, सूर्य के समीप के लाल धब्बे होते हैं। या डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए, बिल्कुल आसान है, सौर कलंक है। ठीक है, जब कलंक है तो काला धब्बा ही होगा। सूर्य की सतह के काले धब्बों को सौर कलंक बोला जाता है या सोलर ब्लर बोला जाता है। ठीक है, किस प्रकार से होते हैं, मान लीजिए कि टेम्परेचर है एक, बहुत आसान समझिए, सूर्य को छोड़ दीजिए। ठीक है, मान लीजिए कि आग का गोला है एक, उसे आप लगातार, आपके पास मान लीजिए कि कोई, क्या कह सकते हैं उसको कि, हाँ, मान लीजिए कि आपके पास कोई रुई या कॉटन का टुकड़ा है, उसे आपने जलाया है। ठीक है, अब जहाँ जलाया है और जहाँ पर आग लगी हुई है बराबर, और जहाँ जहाँ का टेम्परेचर समान है वहाँ पर तो आग निकलते हुए दिखेगी, फ्लेम आग की आपको दिखेगी और चमकदार दिखेगी। लेकिन उस कॉटन में कुछ जगहों पर ऐसा भी होगा जहाँ पर आग जो है वह न्यूनतम या फिर वहाँ का टेम्परेचर जो है वह कम होगा, तो वहाँ पर क्या दिखेगा, वहाँ पर काला काला धब्बा नहीं दिखेगा। बस वही चीज़ है, सूर्य आपको पता है आग का गोला है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक है, लेकिन कुछ जगहें सूर्य की ऐसी होती हैं जहाँ पर, जैसे कि वो जगह है सूर्य का 5 डिग्री उत्तरी से लेकर के 5 से 40 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी के मध्य की स्थिति क्या है कि यहाँ पर कभी कभी हमको कम तापमान देखने को मिलता है। कितना कम, तो 1500 डिग्री सेल्सियस से कम का तापमान देखने को मिलता है लगभग 11 से 12 वर्षों के समयांतराल पर। ठीक है, सामान्यतया 11 वर्षों के समयांतराल पर देखने को मिलता है 1500 डिग्री से कम का तापमान। तो अब जिन जगहों का टेम्परेचर कम होगा वह हमको अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम चमकदार, या फिर यूँ कह लीजिए चूँकि हम दूर से देख रहे हैं तो वह हमें काले काले धब्बे के समान दिखते हुए प्रतीत होते हैं। इसे ही बोला जाता है सौर कलंक। अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा जा रहा है कि अक्षांश से समानांतरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ए, एक सेकंड, पेन बदल लूँ मैं, ये पेन अच्छी नहीं लग रही है, फील नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, अक्षांश से समानांतरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ए, समान अक्षांश के स्थानों को जोड़ने वाली रेखा विशालतम के समानांतर के रूप में जानी जाती है। बी, वे भूमध्य रेखा से प्रारंभ होते हैं और इसके समानांतर चलते हैं। सी, सभी समांतर रेखाएं लंबाई में समान हैं। डी, ग्लोब पर सभी समांतर वृत्तों के रूप में खींचे जाते हैं। चलिए, इन्होंने किया क्या है ना, गूगल से सीधा इसको ट्रांसलेट कर दिया है। ठीक है, इस तरह की बदतमीजी इन्होंने भी कर दी है। देखिए, ऑप्शन ए है कि द लाइन कनेक्टिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल लैटिट्यूड इज नोन एज पैरेलल। ऑप्शन बी यानी कि ये वाला, दे बिगेन फ्रॉम द इक्वेटर एंड रन पैरेलल टू इट, मतलब वह इक्वेटर से शुरू होते हैं और उसके समानांतर चलते रहते हैं। सी, ऑल द पैरेलल्स आर इक्वल इन लेंथ, सभी समानांतर रेखाएं जो होती हैं वह लंबाई में समान होती हैं। और डी, ऑल लैटिट्यूड लाइंस ऑन द ग्लोब आर ड्रॉ एज अ सर्किल, ग्लोब पर बनाने वाली सभी अक्षांश रेखाएं या समानांतर रेखाएं जो है वह सर्किल के रूप में बनाई जाती हैं। इन्हें आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वह असत्य है। फिलहाल
सोचिए मत और परेशान मत होइए, आपको अक्षांश रेखाओं के बारे में मैं अच्छे से बता देता हूँ यहीं पर। देखिए, इसका जो सही आंसर है ना वह है ऑप्शन नंबर सी, कि सभी समानांतर रेखाएं जो है वह लंबाई में समान है। यह गलत होगा। आप आसानी से इसको समझ रहे होंगे। ठीक है, पीछे थोड़ी सी बारिश की आवाज़ आपको आ रही होगी, दरअसल बारिश बहुत तेज़ हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही होगी आप लोगों के लिए, उसके लिए सॉरी, मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। लेक्चर को कंटिन्यू रखना भी ज़रूरी है। वह आप लोगों को 2 दिन की छुट्टी दी गई थी, इस वजह से सारी चीज़ें बंद थी। ठीक है, तो देखिए, सभी समानांतर रेखाएं लंबाई में समान हैं, यह चीज़ गलत है। ठीक है, सबसे पहले तो ये बताइए आप लोग कि अक्षांश रेखाएं होती कौन सी हैं। यह हमारा मान लीजिए ग्लोब है, इसमें 2 तरीके की रेखाएं हैं, एक सीधी वाली और एक गोली इधर वाली, बेड़े बेड़े क्षैतिज वाली, हॉरिजेंटल। तो अक्षांश रेखाएं किसको बोलते हैं, या फिर लैटिट्यूड किसको बोला जाता है। चलिए, तो इसमें जो है भूमध्य रेखा की, देखिए यहाँ पर बात हुई है कहीं पर, भूमध्य रेखा से प्रारंभ होते हैं और इसके समानांतर चलते रहते हैं। भूमध्य रेखा ये वाली रेखा हो गई, तो यहाँ से प्रारंभ होकर क्षैतिज वाली रेखा भूमध्य रेखा हुई ना, तो इसके समानांतर चल रहे हैं इस प्रकार से। ठीक है, मान लीजिए कि यह ग्लोब है, यह है आपकी भूमध्य रेखा और इसी के समानांतर चल रही है यह अक्षांशी रेखा। ठीक है, तो हमने देखा क्या, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ आप ध्यान देंगे, कैसे यह ऑप्शन सी विकल्प, ऑप्शन सी जो है वह गलत हो जाएगा। कि देखिए, जैसे जैसे हम और ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो है यह रेखाएं जो है वह लंबाई में कम होती जा रही हैं, या यूँ कह लीजिए तो इनकी लंबाई घटती जा रही है। यानी कि जो अक्षांशीय रेखाएँ होती हैं वह भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती हैं और ध्रुवों पर उनकी लंबाई जो है वह न्यूनतम होती जाती है, और साथ ही साथ यह एक दूसरे के समानांतर यानी कि पैरेलल होती हैं। ठीक, चलिए अब चले आगे। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ नहीं, यहाँ पूछा जा रहा है कि पहले अपनी पेन वापस वही वाली ले लें, लाल वाली खतरे का निशान। विषुवत रेखा पर दिन सदैव 12 घंटे का होता है, और कारण आर बताया जा रहा है कि विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणों का आपतन कोण समान होता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही किंतु आर गलत है। और डी, ए गलत किंतु आर सही है। सिंपल सी बात है, इसके बारे में हमने जब मकर रेखा वाला जो प्रश्न गलत था वहीं पर चर्चा कर ली थी सारी की सारी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न सीधे चलते हैं। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या बोला जाता है बताइए। चलिए, इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री देशांतर से थोड़ा विचलित है, मतलब 180 देशांतर पर एग्जैक्ट नहीं है, उससे थोड़ा सा इधर से उधर है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 देशांतर से थोड़ा सा विचलित है, जिससे यह ए समान प्रशासन के अंतर्गत स्थित द्वीप समूहों को विभाजित नहीं करती है। बी, प्रशांत महासागर को 2 बराबर भागों में बांटती है। सी, बेरिंग कटक को विभाजित नहीं करती है। या डी, समान प्रशासनिक स्थल खंड को बांटती है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 180 डिग्री एग्जैक्ट पर इसलिए नहीं रखा गया क्योंकि मान लीजिए कि यह कोई 180 डिग्री की रेखा पर यह एक देश बचा हुआ है, मान लीजिए कि भारत ही है। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा ने इसको काट दिया। अब इस कारण यहाँ का डेट और टाइम अलग हो जाएगा, यहाँ का डेट और टाइम अलग हो जाएगा। इसलिए कुछ ऐसी व्यवस्था की गई कि वह रेखा जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है वह किसी भी देश को या फिर समान प्रशासन के अंतर्गत आने वाले देश को विभाजित ना करे। ठीक है, इसलिए 180 डिग्री से थोड़ा बहुत इधर उधर किया गया ताकि उस देश के रहने वाले नागरिकों को इस प्रकार की असुविधा ना हो कि एक जगह से दूसरी जगह जाने पर उनका डेट और समय दोनों ही परिवर्तित हो जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कथन और कारण के रूप में यह प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि सभी देशांतर बृहत वृत्त होते हैं। कारण आर है कि
एक वृहत वृत्त पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करता है। नीचे दिए कोड से आपको सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही किंतु आर गलत है और डी, ए गलत किंतु आर सही है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। यह हो गया हमारा ग्लोब। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा मिर्छा बन गया है। यह हो गई हमारी देशांतर रेखाएं। ठीक है, ऐसे ऐसे क्यों बना रहा हूँ मैं, रुकिए। यह हो गई हमारी पृथ्वी या ग्लोब। ठीक है, और यह लंबवत इस पे पड़ गई हमारी देशांतर रेखाएं। ठीक है, एक वृहत वृत्त की तरह यह है कि नहीं, आगे से पीछे भी तो जा रही हैं, एक वृहत वृत्त की तरह है और पृथ्वी को दो समान भागों में, मान लीजिए वो वाली रेखा मैंने बड़ी कर दी, इसको बड़ा कर लीजिए, तो पृथ्वी को दो समान भागों में भी विभाजित करती हैं। ठीक है, 180 डिग्री लाइन के बाद। अगला प्रश्न, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें। पहला, स्टेरोस्फेयर आंशिक पिघली अवस्था में है। दूसरा, लिथोस्फेयर की मोटाई लगभग 100 किलोमीटर है। तीसरा, महाद्वीपीय क्रस्ट मुख्यतः ग्रेनाइट से बनी है। और चौथा, पृथ्वी का क्रोड या कोर मुख्यतः मैग्नीशियम से बना है। सत्य कथनों का चयन करना है आपको। ऑप्शन है ए 1, 2, 3 और 4, बी 1 और 1, 3 और 4, सी 1, 2 और 3 या फिर डी 2, 3 और 4। लिथोस्फीयर यानी कि स्थलमंडल, जिसमें क्या क्या आता है, भूपर्पटी और ऊपरी मंडल। वहीं स्टेनोस्फीयर यानी कि दुर्बलता मंडल। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है ना, वह है ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। बड़ा क्यों हो गया, वह है ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 3। ठीक है, ये वाला विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। चौथा विकल्प गलत है क्योंकि पृथ्वी का कोर जो है वह मुख्यतः मैग्नीशियम का नहीं बना हुआ है। पृथ्वी का कोर मुख्यतः बना हुआ है नीफे से, यानी कि निकिल और Fe यानी कि लोहे से। ठीक है, फिलहाल आइए सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा बात करते हैं। और सबके बारे में क्यों बात करते हैं, हम सीधे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ही बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं एक पेन और विभिन्न प्रकार का कलर जो है वह अपने पास रख लेते हैं। सबसे पहले बन गया यह ऊपरी हिस्सा, उसके ठीक नीचे बन गया यह दूसरा हिस्सा, आराम से समझिए, पूरा पृथ्वी की आंतरिक संरचना यहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा आपका। उसके बाद बन गया यह तीसरा हिस्सा। ठीक है, यहाँ बीच में चलते हैं, यह तीसरा हिस्सा इसके बाद बन गया और फिर इसके बाद बन गया यह चौथा और अंतिम हिस्सा। ठीक है, कुल कितना होता है पृथ्वी का डायमीटर या पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, आर 6370 किलोमीटर की। अब देखिए, यह जो लाल वाला भाग है इसे बोला जाता है क्रस्ट या फिर भूपर्पटी। ठीक है, इसकी कुल मोटाई होती है 33 किलोमीटर की। ठीक है, इसके बाद जो हिस्सा आता है उसे बोलते हैं मेंटल। ठीक है, मेंटल भी दो भागों में फिर से विभाजित होता है। यहाँ पर मैंने एक ही भाग में बताया है। मेंटल पुनः दो भागों में विभाजित होता है। एक को बोला जाता है स्टेनोस्फेयर, और स्टेनोस्फेयर नहीं, एक होता है ऊपरी मेंटल और दूसरा होता है निचला मेंटल। ठीक है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को वो क्या बोलते हैं, भूपर्पटी, जिसकी औसत ऊंचाई होती है 33 किलोमीटर। और यह जो है भूपर्पटी जो है वह एक ठोस परत होती है और इसकी रचना जो है वह चट्टानों से की गई होती है। ठीक है, इतना जान लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा और। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं तो पड़ता है कौन सा हिस्सा, मेंटल बोलते हैं इसको। ठीक है, मेंटल बोलते हैं। यह दो भागों में विभाजित होता है। ठीक है, एक तो होता है ऊपरी मेंटल और दूसरा होता है निचला
मेंटल, ये मान लीजिए ये पीले वाले के हिस्से का ये हिस्सा हो गया आपका ऊपरी मेंटल और इसके बीच का यह हिस्सा हो गया निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल का एक भाग होता है स्टेनोस्फेयर या फिर दुर्बलता मंडल, जिसकी कुल मोटाई होती है 400 किलोमीटर की। देखिए ऊपरी मेंटल के ये हो गया ना आपका ऊपरी मेंटल के ये इतना ऊपरी मेंटल वाला है, यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा। तो ऊपरी मेंटल के ऊपरी 400 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को बोलते हैं स्टेनोस्फेयर या फिर दुर्बलता मंडल। ठीक है, इसके बाद 400 से 450, ये पूरा तो आया नहीं निचले मेंटल में। ठीक है, ये 400 किलोमीटर तक आया, ये हिस्सा रह गया। तो 400 से 650 किलोमीटर के बीच के भाग को बोला जाता है संक्रमण स्थल। ठीक है, अब मेंटल के नीचे यानी कि अब निचले मेंटल चलते हैं। तो निचले मेंटल के नीचे 2900 किलोमीटर की अधिक से गहराई जाने पर हमको मिलता है पृथ्वी का क्रोड या फिर कोर, जो कि पुनः दो भागों में विभाजित होता है। एक तो होता है बाह्य कोर, इसको फिर से पेन बदल लेते हैं, कौन सी ले लें, हाँ, एक तो होता है बाह्य कोर और दूसरा होता है आंतरिक कोर या क्रोड। ठीक है, बाह्य कोर या क्रोड देखिए यह द्रव का बना होता है यानी कि यह लिक्विड फॉर्म में होता है, और आंतरिक कोर जो है यह किसका बना होता है, यह निकिल और फेरस का बना होता है, Ni और Fe, यानी कि यह ठोस से बना होता है। ठीक है, और इन दोनों को भी बांटती है एक रेखा जिसको बोला जाता है संक्रमण रेखा। इस रेखा को बोला जाता है संक्रमण रेखा। ठीक है, हो गया चीज़ें क्लियर। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को बोला जाता है क्रस्ट या फिर भूपर्पटी, जिसकी मोटाई 33 किलोमीटर की होती है, जो मुख्यतः चट्टानों की बनी होती है। इसके बाद आता है इसके बाद का हिस्सा होता है मेंटल का, जो कि पुनः दो भागों में डिवाइड होता है। एक तो होता है ऊपरी मेंटल और एक होता है निचला मेंटल। ऊपरी मेंटल के ऊपर के 400 किलोमीटर तक के भाग को बोला जाता है स्टेनोस्फेयर या फिर दुर्बलता मंडल। दुर्बलता मंडल के ठीक बाद होता है संक्रमण का क्षेत्र, जिसे मोहो असंबद्ध रेखा बोलते हैं, वो इसके बारे में भी बात होगी। ठीक है, तो स्टेनोस्फेयर के बाद की स्थिति जो होती है वह होती है संक्रमण की स्थिति। उसके बाद जो हिस्सा आता है वह होता है निचला मेंटल। निचले मेंटल के ठीक बाद यानी कि 2900 किलोमीटर गहराई में जाने के बाद हमको मिलता है पृथ्वी का कोर या फिर क्रोड, जो कि पुनः दो भागों में डिवाइड होता है। एक होता है आपका पहला वाला ये हिस्सा होता है आपका लिक्विड फॉर्म में, उसके बाद बीच में आ जाता है यह संक्रमण रेखा। संक्रमण रेखा के बाद जो है जो क्रोड होता है, जो आंतरिक कोर या क्रोड होता है, वह होता है ठोस अवस्था में, जो कि निकिल और फेरस का बना होता है। इन सब के बीच हमने बात नहीं की किसकी, लिथोस्फेयर की। तो अब देखिए लिथोस्फेयर के अंतर, लिथोस्फेयर को बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्थल मंडल, और स्थल मंडल में आते हैं भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट, और साथ ही साथ ऊपरी मेंटल का ऊपरी भाग, और लगभग स्थल मंडल में कुल क्षेत्र आ जाता है 100 किलोमीटर तक की गहराई तक का। भूपर्पटी प्लस ऊपरी मेंटल के भाग, ऊपरी मेंटल के 100 किलोमीटर तक के भाग को मिलाकर के बोलते हैं स्थल मंडल या फिर लिथोस्फेयर। ठीक है, और लिथोस्फेयर की मोटाई जो है वह महासागरों में अधिक होती है, और महासागरों में न्यूनतम होती है, और महाद्वीपों में अधिक होती है। महासागरों में लिथोस्फेयर या स्थल मंडल की जो मोटाई होती है वह 5 से लेकर के 100 किलोमीटर तक की होती है, और महाद्वीपीय क्षेत्र में जो लिथोस्फेयर की मोटाई होती है वह लगभग 200 किलोमीटर के आसपास होती है। ठीक है, सारी चीज़ें हो गई, सारी बातें हो गई। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगले प्रश्न के बारे में, जो कि है सिलिका। और कहाँ गया हमारा प्रश्न, कौन सा था, अच्छा चलिए, ये आधा यहाँ आधा वहाँ था ना। फिलहाल यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ए, पृथ्वी का अधिकांश भाग मेंटल है। बी, पृथ्वी की परत सियाल से बनी है। सी, सागर तल सीमा से बना है। डी, सीमा सियाल के ऊपर तैरता रहता है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यह कथन गलत है। सियाल जो है वह सीमा के ऊपर तैरता रहता है, ठीक है, न कि सीमा सियाल के ऊपर। अब इसे सीमा सियाल किसी व्यक्ति का या व्यक्तिगत नाम नहीं है, ये है SIMA। सिलिका और मैग्नीशियम
और सियाल है SIAL, सिलिका और एल्यूमिनियम। ठीक है, समझ गए आप लोग। सिलिका क्या होता है, सियाल क्या होता है, सिलिका और एल्यूमिनियम, और सीमा क्या होता है, तो सीमा होता है सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए होता क्या है कि जो आपने पढ़ा होगा प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत में कि प्लेटें जो हैं वह संचरित होती रहते हैं या फिर चलती रहती हैं, गतिमान अवस्था में होती हैं। अब ठीक है, वहाँ से उठा लीजिए बात, इतना छोटा सा कि जो प्लेट है वह तैर रही है। ठीक है, तैर रही है तो तैरने दीजिए। अब इसमें देखिए उसके ऊपरी भाग को क्या बोलेंगे, उसके ऊपरी भाग को बोलेंगे सियाल। ठीक है, क्या बोलेंगे, सियाल, जो कि उसका ऊपरी भाग बना होता है सिलिका और एल्यूमिनियम से, और निचला जो भाग होता है वह किसका बना होता है, निचला भाग बना होता है सिलिका और मैग्नीशियम से। तो सियाल जो है वह सीमा के ऊपर तैरता रहता है। ठीक है, यानी कि सिंपल है, आप यूँ समझ लीजिए कि जो सागरी तल के कभी कभी होता क्या है ना, सागरी तल में सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसीलिए महासागरीय प्लेट या महासागरीय क्रस्ट को जो है वह कभी कभी सियाल बोल दिया जाता है। ठीक है, सियाल कह रहा हूँ, कभी कभी सीमा बोल दिया जाता है। ठीक है, या सीमा क्रस्ट बोल दिया जाता है या सीमा प्लेट बोल दिया जाता है, क्योंकि जो महासागरीय तल होता है वह जो है सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है, इसीलिए सागर तल सीमा से बना हुआ है, यह लिख दिया है इन्होंने। और पृथ्वी पर चूँकि सिलिका की मात्रा ज़्यादा है और साथ ही साथ एल्यूमिनियम भी ज़्यादा है, इसलिए पृथ्वी की परत को या भूपर्पटी को जो है वह इन्होंने बोल दिया सियाल। ठीक है, आसानी से समझ लीजिए। अब यह जान लीजिए कि जो सियाल है वह सीमा के ऊपर तैरता रहता है। ठीक, बस छोटी सी चीज़ है, याद करने वाली चीज़ है, इसको समझना कम है, याद ज़्यादा करना है। ठीक है, और बाकी यह आपको तो पता ही है, अभी अभी हमने पूरी पृथ्वी देखी है। अगला प्रश्न है, यहाँ पूछा जा रहा है कि टेलीग्राफिक पठार निम्नलिखित में से किसका भाग है, ए उत्तरी अटलांटिक कटक का, बी दक्षिण अटलांटिक कटक का, सी मध्य महासागरीय कटक का, या फिर डी उत्तर अमेरिका का। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। मैप उठाइए और टेलीग्राफिक पठार की लोकेशन उत्तरी अटलांटिक कटक के आसपास देखिए। यहाँ पर आप जाएंगे ग्रीनलैंड और आइसलैंड के दक्षिण में, और यहीं पर आपको उत्तरी अटलांटिक महासागर में टेलीग्राफिक पठार का विस्तार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लगभग 55 डिग्री नॉर्थ के आसपास आपको जाना होगा, तो मैप उठा करके चेक करिए। अब नेक्स्ट बोला था ना मोह असंबद्धता के बारे में भी बात होगी, तब आपको बता दिया जाएगा। देखिए पूछा जा रहा है कि मोह असंबद्धता विलग करती है, ए क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से, बी ऊपरी मेंटल को निचले मेंटल से, सी निचले मेंटल को बाह्य क्रोड से, या फिर डी बाह्य क्रोड को आंतरिक क्रोड से। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, क्रस्ट को ऊपरी मेंटल से अलग करती है मोह असंबद्धता। ठीक है क्या, तो देखिए मोह असंबद्धता की खोज सबसे पहले किसने की थी, ए मोहरोविस्क ने। कब की थी, तो 1909 में, और इन्हीं के नाम से इस रेखा को मोह असंबद्ध रेखा कहा गया है। यह जो है निचली भूपर्पटी को ऊपरी मेंटल से अलग करता है, वही आपका संक्रमण का क्षेत्र जो था। ठीक है, इसके अलावा कुछ और असंबद्ध, एक सेकंड रुकिए, ये हॉर्न बंद होने दीजिए तो। ठीक है, अरे यार देखिए, वह स्थान जहाँ पर क्या होता है भूपर्पटी मेंटल से अलग होती है उसको बोला जाता है मोहरोविसिक अशांतात या फिर मोह असंबद्धता। जहाँ पर क्रस्ट या भूपर्पटी जो है वह मेंटल से अलग होती है उसको मोह असंबद्धता बोला जाता है। ठीक है, मोह असंबद्धता तो हो गया, इसके साथ एक और असंबद्धता होती है या फिर एक और कॉन्सेप्ट होता है या एक और डिसकंटिन्यूटी कही जाती है। ठीक है, जिसको बोला जाता है गुटनबर्ग असंबद्धता या गुटनबर्ग असंतात्य या फिर गुटनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। ये कहाँ पर होती है, तो जहाँ पर मेंटल कोर से अलग होता है। ठीक है, जहाँ पर मेंटल और क्रोड के बीच की जो सीमा बनाता है जो रेखा, उसको बोला जाता है गुटनबर्ग असंतात्य या फिर गुटनबर्ग असंबद्धता। ठीक है, चलिए
फिलहाल बात कर लेते हैं अब हम लोग अपने अगले प्रश्न के बारे में, मोह असंबद्धता और गुटेनबर्ग असंबद्धता से आगे बढ़ते हुए। यहाँ पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल भाग में प्लेटों का संचरण निम्नांकित में से किस माध्यम से शक्ति प्राप्त करता है? ए गुरुत्वाकर्षण से, बी रेडियो एक्टिव पदार्थों से, सी चट्टानों के भार से, या फिर डी संवहन से। काफ़ी ज़्यादा इधर उधर हो जाता है ना दिमाग। हमको तो लग रहा है अभी तक आप लोग सीमा सियाल में ही परेशान हो गए होंगे, पता नहीं यहाँ तक कितने आए होंगे। चलिए फिलहाल इसका जो सही आंसर है ना वह है ऑप्शन नंबर बी, रेडियो एक्टिव पदार्थों के माध्यम से पृथ्वी की भूपर्पटी तथा ऊपरी मेंटल भागों में प्लेटों का संचरण होता रहता है। रेडियो एक्टिव पदार्थों के माध्यम से संवहन होता है और जिस कारण जो है प्लेटें जो है वह गतिमान या गतिशील होती हैं और विभिन्न प्रकार की गतिशील अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि ये अभिसारी सीमा बनाती हैं, ये अपसारी सीमा बनाती हैं, ये रूपांतरित सीमा बनाती हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, उनके बारे में भी अभी प्रश्नोत्तर के माध्यम से ही बात होगी, निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट, पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रधानता होती? तो अभी हमने देखा नीफे यानी कि निकिल और लोहा। ठीक है, NeFe। पृथ्वी के आंतरिक भाग का निर्माण जो है वह ठोस होता है, आंतरिक भाग जो है वह ठोस अवस्था में है जो कि निकिल और लोहा से बना हुआ है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें हैं? ए अवसादी, बी आग्नेय, सी कायांतरित, या फिर डी ज्वालामुखी। चलिए विस्तृत शैलों के बारे में बाद में बात करते हैं, कौन सा इसमें सही है उसके बारे में बाद में देखते हैं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि इनमें से मूल शैलें किसे बोली जाती है, प्राथमिक शैलें किसे बोला जाता है? तो देखिए प्राथमिक या मूल शैलें जो होती हैं आग्नेय शैलें होती हैं। इनका निर्माण ज्वालामुखी घटनाओं के परिणाम स्वरूप होता है। ज्वालामुखी में जब विस्फोट हो जाता है और विस्फोट होने के बाद जब मैग्मा या लावा फैल जाता है, तो लावा फैल जाने के बाद वाष्पोत्सर्जन से उसकी गैसें जो है वह समाप्त हो जाती है। अंततोगत्वा वह क्षेत्र जो है वह सूख जाता है और वहाँ पर जो है जिस चट्टान का निर्माण होता है या फिर जिस मूल शैल का निर्माण होता है उसको बोला जाता है आग्नेय शैल। अवसादी चट्टानों का निर्माण किस प्रकार से होता है? तो नदियाँ देखिए निक्षेपित होती हैं, नदियाँ जो है वह बहती रहती हैं या अपने साथ जो है विभिन्न प्रकार की चट्टानों के या विभिन्न प्रकार के कंकड़ों को, धूल मिट्टी कण रेत आदि को लेकर के संचरित होती रहती हैं या बहती रहती हैं। इसी प्रकार से पवने अपने साथ विभिन्न प्रकार के रेत के टुकड़ों को लेकर के टहलते घूमते रहते हैं। अंततोगत्वा क्या होता है, जहाँ पर नदियों की धाराएं कमज़ोर होती हैं या फिर जहाँ पर पवनें कमज़ोर होती हैं, वह अपने साथ लाए गए अवसादों या फिर अपने साथ लाए गए टुकड़ों को जो है निक्षेपित कर देती हैं। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, वह स्थान जो है वह विभिन्न प्रकार से उस पर लेयर्स जमती रहती हैं, धूल की 1 परत 2 परत 4 परत 5 परत। आप अपने कमरे झाड़ू लगाना छोड़ दीजिए, देखिए इसी प्रकार से धूल की परतें एक के ऊपर जमती रहती हैं। सबसे पहले अवसादी चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं? परतदार चट्टानें होती हैं। दूसरी चीज़, इनमें जीवाश्म पाया जाएगा? बिल्कुल हाँ, लेकिन आग्नेय शैलों में जीवाश्म की उपस्थिति होती है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैग्मा लावा से बना है वो। ठीक है, तो वो सब छोड़िए। फिलहाल विभिन्न प्रकार के अवसाद इकट्ठे होते गए अंततोगत्वा वहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया भी चलती रही और साथ ही साथ दबाव भी काफ़ी ज़्यादा बनता गया नीचे वाली शैलों के ऊपर या नीचे वाले कंकड़ पत्थरों के ऊपर। तो ये एक दूसरे से मिलती गई इकट्ठी होती गई और इनके अंदर उपस्थित जो है वाष्प, जल और गैस जो है यह समाप्त होती गई और अंततोगत्वा जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसे बोला गया, या जिस शैल का निर्माण हुआ उसे बोला गया अवसादी या फिर अवसादी शैल या फिर अवसादी चट्टानें। ठीक है, उसके बाद निर्माण होता है कायांतरित चट्टानों का। कायांतरित चट्टानें देखिए यह विभिन्न प्रकार, जैसे टूट फूट हो गई चट्टानों में, आग्नेय शैलें टूट फूट गई या अवसादी शैलें टूट फूट गई, उनके रूप में, उनके गुण में, उनके रंग में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो है वह निर्मित होती हैं कायांतरित चट्टानें। ज्वालामुखीय चट्टानें वही सेम आग्नेय चट्टानों को ही बोला जाता है। फिलहाल इस प्रश्न का जो सही आंसर है, आगे चल रहा था मैं, इस प्रश्न का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पृथ्वी के धरातल पर जो सर्वाधिक विस्तृत शैलें हैं वह हैं अवसादी
शैलें, ठीक है। लगभग यह 5% क्षेत्र में पाई जाती हैं संपूर्ण पृथ्वी पर, लेकिन धरातल पर यह 5% का विस्तार जो है वह 75% क्षेत्रों में है। जबकि पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो चट्टानें हैं वे हैं आग्नेय चट्टानें, लावा मैग्मा के परिणाम स्वरूप या पृथ्वी के प्लेट विवर्तनिक घटनाओं के परिणाम स्वरूप पृथ्वी के अंदर आग्नेय चट्टानें जो है वह सर्वाधिक है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में क्या है कि धरातल पर सर्वाधिक मात्रा में विस्तृत शैलें कौन सी हैं? तो धरातल पर सर्वाधिक मात्रा में विस्तृत शैलें जो है वह हैं अवसादी शैलें। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से प्राथमिक शैलें हैं, तो प्राथमिक शैलें हैं आग्नेय शैलें, ठीक है। सब कुछ डिटेल से भी बताया गया आपको। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ है ज्वालामुखी और दूसरी तरफ वे देश जहाँ पर ये ज्वालामुखी हैं। ए इरेबस जापान, बी माउंट अंगुंग इंडोनेशिया, सी ग्रिम्स वार्टन आइसलैंड या फिर डी किलायू USA। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए माउंट इरेबस। देखिए यह अंटार्कटिका महाद्वीप में अवस्थित है, न कि जापान में, ठीक है। बाकी अन्य सभी सही सुमेलित हैं। माउंट अंगुंग जो है यह इंडोनेशिया में है, ज्वालामुखी पर्वत है। ग्रीष्म वार्टन जो है यह आइसलैंड में स्थित ज्वालामुखी पर्वत है। तो किलायू जो है यह USA में स्थित एक ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शैल विशेषताओं पर विचार कीजिए। पहला, ये परतदार होती हैं। दूसरा, इनमें जीवाश्म होते हैं। तीसरा, ये वाहित शैलें होती हैं। और चौथा, ये जल निकायों में बनती हैं। आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन सी विशेषताएं अवसादी शैलों के बारे में सही हैं। ए 1, 2 और 3, बी 1, 2 और 4, सी 1 और 4 या फिर डी 1, 2, 3 और 4। चलिए, अवसादी शैलों के बारे में सारी चीज़ें आपको अभी भी बताई गई, तो यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी होगा। ये परतदार होती हैं, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, ये वाहित शैलें होती हैं और साथ ही साथ अधिकतर देखा गया है कि ये जल निकायों में ज़्यादा बनती हैं। अगला प्रश्न है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति के लिए आदर्श स्थिति पाई जाती है। ए भूमध्य रेखीय महासागरों में, बी उष्णकटिबंधीय महासागरों में पश्चिमी तटों पर, सी उष्णकटिबंधीय महासागरों के पूर्वी तटों पर या फिर डी शांत पवन पेटी में। चलिए, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी उष्णकटिबंधीय महासागरों के पश्चिमी तटों पर हम उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए आदर्श स्थितियों को देख सकते हैं। क्या क्या होती है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के लिए आदर्श स्थिति? तो देखिए, ध्यान करते चलिएगा, कहीं नोट डाउन करते चलिएगा। सबसे पहले तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात देखिए वहाँ पर उत्पन्न होते हैं जहाँ पर समुद्र तल का तापमान जो है वह 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, ठीक। दूसरा, वहाँ पर कोरियालिस बल की उपस्थिति पाई जाती है। दूसरा कोरियालिस बल, क्या होता है कोरियालिस बल, ज़रा कमेंट करके बताइए तो। और चौथा, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर कम हो जाता है, कमज़ोर लो प्रेशर का क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। निम्न दाब या अथवा निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण वहाँ पर होने लगता है। सबसे सिंपल है, ध्यान रखिए कि निम्न दाब का क्षेत्र वहाँ पर बन जाता है। और चौथा और पांचवा और अंतिम, समुद्र तल तंत्र पर ऊपर की तरफ अपसरण होने लगता है, ठीक है। ये तो हो गई आदर्श स्थितियाँ किसके बारे में? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में, ठीक है। फिर से बता देता हूँ कि देखिए 27 जहाँ पर समुद्र तल का तापमान 27 डिग्री से अधिक हो, कोरियालिस बल की उपस्थिति हो, ऊर्ध्वाधर पवनों की गति में अंतर होने लगे और लो प्रेशर का क्षेत्र यानी कि कमज़ोर निम्न दाब का क्षेत्र या फिर निम्न स्तर का चक्रवाती परिसंचरण होना शुरू हो जाए और साथ ही साथ समुद्र तल तंत्र पर ऊपर की तरफ अपसरण होने लगे, वो यह स्थितियाँ जो है वह बढ़ावा देंगी किसे? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को। अब इनके मार्ग के बारे में देखिए, तो देखिए ध्यान दीजिएगा कि भूमध्य रेखा, ये मान लीजिए कि यह बना लिया हमने एक पृथ्वी का ग्लोब और ये बना लिया भूमध्य रेखा, ठीक है। तो देखिए भूमध्य रेखा से
15 डिग्री अक्षांशों तक सनमार्गी पवनों से प्रभावित होकर के ये किस दिशा में चलती हैं? ये चलती हैं पूर्व से पश्चिम की दिशा में, ठीक है। लेकिन 15 और 30 डिग्री के बीच में, यानी कि यहाँ के बाद मान लीजिए कि ये 15 से 30 डिग्री के बीच का स्थान है, तो यहाँ पर इनकी दिशाएं जो है वह अनिश्चित हो जाती हैं। लेकिन जब यह 30 डिग्री रेखा को पार करती हैं तब यह चलती हैं पश्चिम से पूर्व की तरफ। क्यों? पछुआ पवनों के प्रभावाधीन होकर के ये पश्चिम से पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं और स्थल पर पहुँच करके समाप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि स्थल पर जल वाष्प की कमी होती है तथा भूमि से इनका घर्षण जो है वह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। फिलहाल अगले प्रश्न को देखते हैं और यहीं पर इस लेक्चर को समाप्त कर देंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि लुजोन द्वीप पर स्थित माउंट पिनाटुबो एक ज्वालामुखी कहाँ पर है? ए, जापान। लुजोन द्वीप पर स्थित एक ज्वालामुखी माउंट पिनाटुबो कहाँ पर है? ए, जापान में, बी, इंडोनेशिया, सी, फिलीपींस या फिर डी, हवाई। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। माउंट पिनाटुबो जो है वह फिलीपींस के लुजोन द्वीप पर स्थित है और लुजोन फिलीपींस का जो है वह सबसे बड़ा द्वीप भी है। ध्यान रखिएगा, फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप लुजोन है जहाँ पर माउंट पिनाटुबो एक ज्वालामुखी भी स्थित है। अगला प्रश्न जो आप लोगों को करना है, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए, वाष्पीकरण में वृद्धि के साथ लवणता जो है वह घटती है। बी, वर्षण एवं लवणता में विलोम संबंध होता है। सी, वायुमंडलीय दाब व लवणता में विलोम संबंध होता है। या फिर डी, महासागरों में नदियों द्वारा जल के मिश्रण से लवणता बढ़ती है। फिलहाल इसका आपको सही आंसर देना है, बताना है कि कौन सा कथन जो है वह सही है और कूट कोई नहीं है, ठीक है। इन्हीं में से आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वह सही है। तो चलिए, फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।